कुछ कहानियों को सुना और मैंने कुछ नोट्स भी लिए हैं। एक चीज़ जो कहने में मुझे कोई गुरेज परहेज नहीं है कि 21वीं सदी का ये जो समय है ये रचनात्मकता के विस्फोट का समय है। लेकिन दूसरी बात इसके साथ आती है कि ये रचनात्मकता आलोचना के दायरे में कितना ठहरेगी और कहाँ इतिहास की छलनी से निकल जाएगी, ये देखना अभी बाकी है। तो अभी हम सिर्फ विस्फोट और उसकी धार और चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन कहाँ तक ये आगे जा पाएगी रचनाशीलता, ये देखना अभी बाकी है। फिर भी एक और चीज़ मैं कहूँगी कि जहाँ लगातार अभिव्यक्ति संकटों से गुजर रही है, उस समय अभिव्यक्त कर पाना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। लगातार इस रचना विरोधी समय में रचना करना कोई कम जोखिम का काम नहीं है और उस जोखिम को आप लोग उठा रहे हैं, ये अच्छी बात है और कथारंग इसको मंच दे रहा है, उसको मेरी बधाई। एक और चीज़ मैं पहले ही क्षमा मांग लूँ अगर मेरी बात कुछ अनुचित लगे इन कहानियों पर, लेकिन जैसा मेरी एक श्रोता के तौर पर मेरी प्रतिक्रिया थी, मैं उसको बेबाक रखने की कोशिश करूँगी। अच्छा बुरा आपकी आलोचना मेरे सिर माथे। पहली कहानी भाईचारा। भाईचारा कहानी अच्छी कहानी है। मुझे शीर्षक याद नहीं आ रहा। स्वयं प्रकाश जी की भी इसी तरह की एक कहानी है। वो घर आते हैं और उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता है, लेकिन यहाँ पर वो ताऊजी घर नहीं आते। कहानी में जो सबसे अच्छी चीज़ लगी कि जो अनुपस्थित हैं ताऊजी, वो सबसे ज़्यादा उपस्थित दिखाई दे रहे हैं। हर संबंध में वो दिखाई दिए हैं। और एक चीज़ जो कहानी में एक और सबल पक्ष है, जो उसकी नाटकीयता का, जो सिर्फ एक ही दृश्य में आता है जब वो चाय बना रहा है। उसके मन में जो परिवार को, जो पत्नी को एक ट्रैक पर लाने का वो एक पूरा एक साजिश है उसकी पति की, कि मेरी बात को ये मान ले, तो उसको अच्छी तरह से करने के लिए बच्ची को भी बना रहा है, एक हेल्प देकर इस काम को कर रहा है। लेकिन कहानी को सुनते सुनते अधिकांश पाठक ये समझ जाते हैं कहानी कहाँ जा रही है। और मुझे लगता है ये किसी भी कहानी के लिए बहुत अच्छा नहीं होता कि आप पहले से ही उसके अंत का अनुमान लगा ले कि कहानी कहाँ जाएगी। कहानी तो वो बेहतर है कि पाठक कहीं और सोचे और लेखक उसे कहीं और पटक दे। मुझे लगता है कि कहानी इस तरह की चीज़ होनी चाहिए और उसमें गुड टच और बैड टच की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि कहानी अपने आप में उसको पूरा करती है। आपको याद होगा कहानी में बच्ची गीत गाती, वो गीत ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है कि ताऊजी के साथ उसका क्या रागात्मक रिश्ता। उसे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि गुड टच और बैड टच क्या है। तो मुझे लगता है कि कहानी को थोड़ा और काम करना चाहिए। हालांकि कहानी की अंतिम लाइन, जो पंच लाइन है, वो मुझे अच्छी लगी कि उनको कहें कि गांव से थोड़ा भाईचारा भी ले आएं, तो वो चीज़ ठीक है, लेकिन कहानी पर अभी काम करने की ज़रूरत है। देखिए, कहानी में कहानी के बारे में जो कहा जाता है कि कहानी झूठ को कहकर सच कहने की कला है, झूठ बोलकर सच कहने की कला है। तो दो युक्तियाँ हैं, कल्पना है और यथार्थ है। आप जो है यथार्थ को जस का तस नहीं रख सकते, कल्पना में उसे कहाँ, कितना, कैसे संपादित करना है। और अभी अभी राजकुमार सर ने जो बात कही उसको प्रासंगिकता कहाँ देनी है, जिससे हमें लगे ये प्रेमचंद योगिन कहानी नहीं है, ये आज की कहानी है। हमें आज की कहानी तो बतानी पड़ेगी ना कि आज की कहानी कैसे है। सिर्फ गुड टच और बैड टच के फिलर से हम नहीं बता सकते कि आज की कहानी आज की कहानी है। तो उसका जो अर्थ तंत्र है, बहुत प्लॉट बहुत अच्छा है कि परिवार किस तरह से अपने मानवीय रिश्तों का बिल्कुल जो है आर्थिककरण करता जा रहा है। कहानी उसकी कहानी बन रही है, लेकिन कहानी आगे पूरी और ज़्यादा हो तो मुझे लगता है ये सघन होनी चाहिए और संश्लिष्ट यथार्थ के साथ आनी चाहिए। दूसरी कहानी भाव, मैं कहूँगी, मैं जो जिन्होंने इसका वाचन किया था, बहुत अच्छा वाचन आपने किया कहानी का। और कहानी जो है इसमें भी, जैसे पहली कहानी में एक बच्ची है
इस कहानी में एक छोटा बच्चा है और कहानी सिर्फ बच्चे की कहानी भी हो सकती थी, बच्चे और बछड़े की कहानी भी हो सकती थी, लेकिन इसको अलग किया गया। और इसमें 2-3 चीज़ें मुझे लगी। एक तो हम लोग जब भी कहानी लिखते हैं और ख़ास तौर से पुरुष कथाकार, वो भूल ही जाते हैं कि स्त्री पात्र का भी नाम देना है। तो स्त्री पात्र का नाम ही नहीं है कहानी में, सबके नाम हैं। तो कम से कम स्त्री पात्र का नाम तो आप दीजिए कि स्त्री का कोई नाम भी है या नहीं है। ऐसे ही एक बार पहले भी एक नाटककार थे, उन्होंने नाटक लिख दिया दुलारी की माँ, और पूरे नाटक में इतना लंबा हस्तक्षेप है दुलारी की माँ, दुलारी की माँ। भाई उसको नाम दे दीजिए आप। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ हमसे, ये बहुत छोटे छोटे जो है ये कहानी से पहले के होमवर्क हैं, ये किए जाने चाहिए। और पुरुष रचनाकारों के लिए तो ये और भी बड़े जोखिम की बात है। तो अब आप ये मत समझिए कि स्त्री रचनाकार या स्त्री आलोचक इन पर आपको छोड़ देंगी, वो नहीं छोड़ेंगी। तो आप इसको ध्यान से देखिए। हाँ, हम अपनी कहानियों में किसी पुरुष पात्र का नाम नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। हम तो बछड़े का भी नाम रखते हैं। आप मेरी कहानी अगर पढ़ लीजिए, माया मरी न मन मरा, उसमें सांड का नाम भी है लाखन, तो मैंने उसको भी नहीं छोड़ा है। तो आपने तो बहुत बड़ी गलती की है, ठीक है। तो ये स्त्री उपेक्षा सही नहीं जाएगी। और दूसरी एक और चीज़ मुझे जो लगी इसमें, जो आप कह रहे हैं कि बछड़े को जंगल में छोड़ दें, बछिया होती तो हम अपने हिस्से का दूध पिला देते। हो सकता है ये बछड़ा जो है सांड बने और उसमें तो उत्पादन क्षमता है और बहुत महंगे बिकते हैं ये सांड, तो वो अर्थतंत्र भी छूट गया है। एक चीज़ ये भी है। एक चीज़ इसमें जो बहुत अच्छी हो सकती थी, जो गौ हत्या वाली बात, आप उसको थोड़ा आगे बढ़ाते तो इस पूरे सांप्रदायिक पूरे माहौल में वो कहानी बिल्कुल अलग ही हो जाती। कि आपने गौ हत्या का प्रकरण तो उठाया, लेकिन आप उसको डील नहीं कर पाए उस तरह से। तो वो है एक कंट्रास्ट अच्छा था कि जैसे गाय की ममता दिखाई दे रही है अपने बच्चे के अभाव में, ऐसे जो है वो समझ पा रही है अपने बच्चे का दुख, लेकिन एक मनुष्य माँ जो है वो अपने बछड़े के प्रति रागात्मक लगाव नहीं समझ पा रही है। तो इस कंट्रास्ट के आधार पर भी कहानी को आगे बढ़ाया जा सकता था। तो ये कहानी मुझे लगा द्वंद्वात्मकता की इसमें मुझे थोड़ी सी कमी लगी। एक और कहानी है, विपिन जैन की कहानी थी, स्वाति जी ने उसका पाठ किया था, मेरा आसमान। मेरा आसमान का विषय बहुत ही पुराना है, मिथकों में भी रहा है ये विषय। और इस पर एक हिंदी का बहुत चर्चित नाटक सुरेंद्र वर्मा का जो है एक नाटक है, सूरज की अंतिम किरण से सूरज की पहली किरण तक, शीलवती और ओक्काक की कहानी है। लेकिन उसमें नैतिकता का प्रश्न बिल्कुल वही है कि शीलवती जो गर्भवती हो सकती है लेकिन नपुंसक है ओक्काक, और वो वहाँ कहता है कि तुम किसी को चुन लो, और उसका प्रेमी उन पंक्ति में है, और उसके लिए एक नैतिकता का प्रश्न हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक स्त्री जो बहुत आज़ाद ख्याल है, और वो आज़ाद ख्याल होते हुए भी बाद में उस पितृसत्ता के आगे समर्पण सा करती मुझे दिखाई दी है। देखिए, कहानी में ये ज़रूरी चीज़ है कि हम नए विषय उठाएं, लेकिन जब हम नए विषय उठाएं तो नए विषयों को उठाने का पूरा ट्रीटमेंट भी और पूरी सोच समझ के साथ उसे उठाना चाहिए। नए सवाल उठाना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हम सवाल तो स्त्री अस्मिता का, स्त्री आज़ादी का, उसके आसमान का उठाएं, लेकिन अंत में उसे धरती पर पटक दें। कहानी कुछ यही करती है। कहानी बड़ी अच्छी तरह से शुरुआत हुई थी, गुप्त जी की जो पंक्ति है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, जिसका हल्का रेफरेंस दिया है उस कहानी में, उसका विरोध करती हुई कहानी आई है। लेकिन जिस विचार से कहानी उठी, अंततः उस विचार की ही हत्या कर गई। तो ये कहानी मुझे इस रूप में, और भाषा ठीक है, लेकिन कहानी भाषा का एक कलात्मक रूप तो बनाया गया, लेकिन कहानी कहाँ जा रही है? कहानी कहीं नहीं जा रही थी।
कहानी अंत तक भी कहीं नहीं जा रही है। भाषा बहुत ठीक थी, सारी चीज़ें थी, सारी कहानियों के मुकाबले देखें तो उसकी भाषा बहुत कलात्मक थी। लेकिन रघुवीर साहब मुझे याद आ रहे थे कि जहाँ बहुत अधिक कला होगी वहाँ कविता ना होगी। तो कला तो थी पर कहानी नहीं थी। तो ये चीज़ मुझे एक तौर की लगी। नई सोच एक हास्य एकांकी अधिक है। मैं कहूँगी शकील साहब आप इसको एकांकी का रूप दे दीजिए। एकांकियाँ वैसे ही बहुत कम हो रही हैं, ये बिल्कुल एकांकी है। 3 अंक हैं इसमें बिल्कुल बने बनाए, आप उनको बस लिख दीजिए। पहला अंक गप्पू के पिता वाला जो प्रसंग है, दूसरा उसकी नौकरी वाला प्रसंग है और तीसरा शादी वाला। तो ये चीज़ है और मज़ा आया इसमें। संवाद इसकी जान है इस कहानी की। और कहानी बता रही थी कि एक जैसी ज़रूरत हो और एक जैसे शौक़ रखें तो दुनिया चाहे कुछ भी हो अपना काम निकल आता है। और एक चीज़ इसमें जो अच्छी थी, जो ट्विस्ट था कहानी में, कि माँ बाप दोनों के ही बड़े अपने आप को तुरुप का इक्का समझ रहे हैं कि हम ये समझा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हाँ अच्छा, एक और चीज़ है इस कहानी में, आप सिर्फ हास्य न देखें, ये कहानी व्यंग की कहानी भी है। ये सिर्फ हास्य नहीं है, इसमें व्यंग भी है कि किस तरह से रिश्ते जोड़े जा रहे हैं, कैसे बिठाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन उस पूरे तंत्र को ये दोनों शन्नो और गप्पू तोड़ देते हैं। और जो माँ बाप नहली मार रहे थे इनके विवाह पर, ये दोनों दहला मारते हैं उस पर। तो ये है। पर एक चीज़ मुझे इस कहानी में एक जगह खटकी है। वो शन्नो सबके सामने बड़ी मुखर है, सही है। एक वाक्य इसमें से डिलीट कर दीजिए, जब वो बाद में पिता की नज़रों से डर गई है। ये उसके व्यक्तित्व के साथ मुझे लगा कि कोई नहीं कर पा रहा है, कि मिसमैच आ रहा है, उसको हटा दीजिए, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। वो नहीं डर रही है, वो बिंदास है, बेखौफ है, बेखटके है वो। तो इसको चीज़ को मुझे लगता है कि नहीं उस तरह से आप रखें। बाकी कहानी अच्छी है। मुझे आसमान चाहिए, माफ़ कीजिएगा रश्मि जी, ये कहानी नहीं है, ये अनुभव चित्र है बस। कोई द्वंद्व नहीं है इसमें, कोई तनाव नहीं है। आप चाहे उसे नासा भेज दीजिए, चाहे आप उसे दुबई भेज दीजिए, चाहे आप कहीं भेज दीजिए। और कोविड काल अगर आ रहा है तो उसकी त्रासदी भी किसी ना किसी रूप में आनी चाहिए। सिर्फ जो है सूचना की ड्रॉपिंग से कहानी नहीं बनती है कि आप सोचें कि एक तथ्य ड्रॉप कर दिया और ये आधुनिक कहानी बन गई। नहीं, क्यों आया है ये कोविड? अगर कोविड उसकी जिंदगी में कुछ कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है तो कहानी को वहां से आप बना सकती थी। आप देखिए कोई भी तनाव नहीं है, वो आता है, प्रेम भी हो जाता है, फिर अगले बढ़ जाती है, फिर पाठक कहाँ रुके इस कहानी को, कहाँ देखे? कोई तनाव मुझे इसमें उस तौर पर नहीं दिखा। लेकिन ये बिल्कुल सही है। देखिए किसी ने मुझे कहा था कि लिखते लिखते अगर तुम्हें 10 साल हो जाए ना, तब समझना कि तुम्हें कुछ आ रहा है। तो ये हमारे बिल्कुल शुरुआत का समय है इस रूप में। तो धीरे धीरे मजे की चीज़ें, और कोई भी मुकम्मल नहीं होता। सुभाष जी ने भीष्म साहनी की बात उठाई थी, मैं फिर भीष्म जी को याद करती हूँ। भीष्म जी ने अपनी जो आत्मकथा है आज के अतीत में उन्होंने बहुत अच्छी एक बात लिखी थी कि कई बार जब नई कहानी लिखने बैठता हूँ तो लगता है भूल गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भूल गए थे। इसका अर्थ जो मुझे समझ में आता है, मुझे ये समझ में आता है कि जैसे एक सिद्धहस्त रचनाकार को भी अपने सीखे हुए को अनलर्न करने की ज़रूरत होती है, नहीं तो वो उसका एक कंफर्ट जोन बन जाता है। तो वो उस कंफर्ट जोन को भी तोड़ना बहुत ज़रूरी है कि ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। और कहानी ये नहीं है कि आपने कलम उठाई और 1 घंटे में कहानी हो गई। अपने लंबे अनुभव से मैं कह सकती हूँ, कहानियाँ बहुत देर में, शुरुआत एक तो देर में हो पाती है और अंत तो आप लगाइए कि कई बार अटक ही जाता है, कि समय से ही मिल पाता है वो अपने। तो मेरा अनुरोध बस यही है, मैं फिर से अपने कहे पर क्षमा मांगते हुए, लेकिन मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ बैठकर इन सब कहानियों पर,
मैंने सिर्फ सुनकर ऐसे ही नहीं किया है, सब लिखा है मैंने। हाँ, और हो सकता है किसी लेख का हिस्सा भी बने ये कभी, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि सहज पके सो मीठा हो। और कहानी के बारे में तो मैं यही मानती हूँ, कहानी को तो हम अंत कर देते हैं, कहानी खत्म कहाँ होती। धन्यवाद।